Good morning, everybody. I hope that all of you are understanding the videos very well and taking the content in your mind. अच्छी चीज़ें सीखते रहिए, अच्छे टेक्स्ट आप पढ़ते रहिए, अच्छे वीडियोस आप देखते रहिए, so that you can be a good personality. तो आज का नॉलेज बैंक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेनेसेंस इन इंग्लैंड। आपको याद है, इससे पहले हमने आपको एक और वीडियो दिया हुआ है रेनेसेंस का, उसमें बैकग्राउंड और हिस्ट्री दिया हुआ है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को यहीं पॉज कर दें और एक बार रेनेसां का बैकग्राउंड आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि रेनेसांस इन इंग्लैंड में पढ़ने से पहले जो हम बात करेंगे उसके लिए रेनेसांस को समझना ज़रूरी है। हुआ क्या था और किस तरह से वो इंग्लैंड तक पहुंचा था, तो वहां तक की जर्नी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर रेनेसांस की मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी दोबारा से किसी चीज का जन्म लेना, या रिवाइवल यानी कि फ्रेश तरीके से उसका दोबारा से लौट कर आना, या रीअवेकनिंग यानी सोई हुई निद्रा से दोबारा से जागना। रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है। और रिवाइवल किस चीज का हुआ था रेनेसांस के दौरान? जो हमारे एंशियंट आर्ट और लिटरेचर था ग्रीक और लैटिन का, वो क्या था, बहुत महान था। उसमें लिखी जाने वाली चीजें, उसमें लोगों का रहन सहन, खोज जो हुई थी, इन्वेंशंस जो किए गए थे, वो सभी ग्रीक और लैटिन के लिटरेचर के मैन्युस्क्रिप्ट में रखे हुए थे। ये रेनेसांस का जो पीरियड चला वो 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक चला। इसमें रीअवेकनिंग हो गई थी। हमने आपको रेनेसांस का जो वीडियो पहले दिया था उसमें बताया था कि किस तरह से पहले एंशियंट एज था, उसके बाद मिडिल एज आया जिसमें लिटरेचर, आर्ट, साइंस, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सभी का क्या हो गया, खात्मा हो गया एक तरीके से। लोग सो गए क्योंकि वो लोग युद्ध में लग गए थे एक दूसरे से। उसके बाद पीरियड आया था रेनेसांस का। तो इसको क्या बोलते हैं, रीअवेकनिंग फ्रॉम डार्क एज टू द लाइट ऑफ द मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज की लाइट के लिए रीअवेकनिंग हुई थी, कहां से, मिडिल एज से। तो इसको क्या कहा गया, रेनेसांस कहा गया। रेनेसांस को अगर हम ब्रॉडली कहें तो इट इज द रीअवेकनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी ये मानव मस्तिष्क के जागने का समय रहा था, क्योंकि हर तरफ से खोज हो रही थी और अच्छी अच्छी चीजें लिटरेचर, आर्ट और क्राफ्ट में चल रही थी। अब क्रिटिक्स ने रेनेसांस को कैसे बताया है, देखिए। J.W. लॉन्ग कहते हैं रेनेसांस मीन्स द स्पिरिट ऑफ सेक्युलर, रेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एलाक्सिटी इन प्लेस ऑफ इनोसेंट फेथ एंड इग्नोरेंट रेवरेंस फॉर अथॉरिटी। उनका कहना था कि हर तरफ से लोग जाग रहे थे और उनमें एनर्जी आ रही थी, कहां से, ना कि वो केवल किसी बात पर, किसी और के कहने पर चलते रहें और उन्हें फॉलो करते रहें। It is the revival of art resulting from the discovery and imitation of classic models in the 14th and 15th century. इनका मानना था कि जो 14th और 15th सेंचुरी थी वो पुराने आर्ट से इंस्पायर हुई थी, पुराने लिटरेचर से इंस्पायर हुई थी, और खोज की गई थी पुराने हमारे एंशियंट जो कल्चर था उसकी। दिस इज कॉल्ड रेनेसांस। और एम अब रैम्स क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग रेनेसांस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ द एशेज ऑफ द डार्क एजेस। उनका मानना था कि जो डार्क एज थी उसकी राख से निकलकर जो बर्थ हुआ था मॉडर्न वर्ल्ड का, दैट इज कॉल्ड रेनेसा, as a discovery of the world and the discovery of man as the era of the untraveled individualism in life, thought, religion and art। यानी कि इंसान ने अपने आप को पाया था, इंसान ने पूरी दुनिया की खोज दोबारा से की थी एंशियंट लिटरेचर के थ्रू। तो ये एक रिवाइवल हुआ था किसका, ह्यूमन माइंड का। अब रेनेसा के अगर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, हम बहुत रेनेसा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो रेनेसांस के बारे में डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो इट इज, रेनेसांस इज द रिवाइवल ऑफ एंशियंट क्लासिकल माइथोलॉजी, लिटरेचर एंड कल्चर in addition to the reawakening of human mind after a long sleep of dark age. To the glory of the nature and human, it was a period of great intellectual enlightenment. यानी रेनेसा का जो रिवाइवल हुआ था वो एंशियंट क्लासिकल माइथोलॉजी से हुआ था, लिटरेचर से हुआ था और कल्चर से हुआ था। उन्होंने सीखा तो सही पुराने से, लेकिन इसके अलावा रीअवेकनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि मानव मस्तिष्क के दिमाग जो था वो भी जाग गया था
किससे? डार्क एज से, यानी मिडिल एज से, जब सब लोग युद्ध में लगे हुए थे और उन्होंने अपना जो माइंड था वो सारा का सारा कहाँ दे दिया था? युद्ध करने में ही लगा दिया था। वहां से जो उनकी जागृति हुई थी, किसके प्रति? नेचर के प्रति और ह्यूमन के प्रति। इट इज कॉल्ड रेनेसा। इस एज को इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट का एज भी कहा गया था। अब अगर हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं फिर आपसे कहूंगी, अगर आपने अभी तक रेनेसांस का बैकग्राउंड और हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। एक कैपिटल था ग्रीस का, कॉन्स्टेंटिनोपल। 1457 में क्या हुआ? इसके ऊपर आक्रमण हो गया और इस राज्य का लगभग ध्वस्त कर दिया गया, इसे खात्मा हो गया। तो वहां के जो स्कॉलर्स थे वो जब वहां से भागे अपनी जान बचाकर, तो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लेकर कहाँ पहुंच गए? इटली में पहुंच गए। अब इटली में जब पहुंच गए, इटली अपने आप में एक ऐसी पोजीशन पर था कि और ऐसी सिचुएशन थी वहां पर पॉलिटिकल और सोशल कि वो जो लिटरेचर था उसका इतना सम्मान किया गया कि हर कोई लोग उसे पढ़ना चाहते थे। और जब इटली के स्कॉलर्स ने उन्हें पढ़ा तो उनका जो मस्तिष्क था वो एकदम से जागृत हो गया और उन्होंने लिटरेचर में, आर्ट में, स्कल्पचर में, एस्ट्रोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में हर तरफ से तरक्की करनी शुरू कर दी, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लिटरेचर विच केम फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस तरीके से जो आपका इटली था उसके अंदर रेनेसां की स्टार्टिंग हुई थी। दिस इज द हिस्ट्री। डेवलपमेंट क्या हुआ? जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई, वहां पर प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, यानी इन्वेंशन हुआ, जिसे गुटनबर्ग जी ने किया 1439 में। इसके बाद तो रेनेसां को जैसे पंख लग गए, क्योंकि जो बातें अभी तक कुछ ही लोगों तक सीमित थी वो नंबर ऑफ कॉपीज में छपने लगी। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से सब लोगों के पास वो लिटरेचर पहुंचने लगा और इस तरह से रेनेसांस बहुत जल्दी पूरे यूरोप में फैल गया। और फैलते फैलते इसका इम्पैक्ट लेट 15th सेंचुरी में कहाँ पहुंच गया? इंग्लैंड पहुंच गया। तो हमें जो रेनेसांस पढ़ना है वो इंग्लैंड के अंदर पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जो हम पढ़ेंगे वो इंग्लैंड के अंदर ही पढ़ेंगे, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। यहाँ पर एक क्रिटिक हुए थे, कॉम्पटन। उन्होंने कहा कि while Italy was afire with a new sunshine, it was still for England merely a streak of light upon the horizon. वो कहते हैं जब इटली में रेनेसां पूरी तरीके से अपना प्रभाव दिखा रहा था, दिखा चुका था, उस टाइम इंग्लैंड में केवल एक छोटी सी किरण आई थी, किसकी? रेनेसांस की। यानी कि अभी उन्नति वहां होना शुरू भी नहीं हुआ था जब इटली में ये पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व जमा चुका था। कौन? रेनेसांस। अब रेनेसांस के फीचर्स क्या थे? जब ये इंग्लैंड में पहुंचा तो वहां एक अजीब सी खलबली मच गई। किस चीज में? उनके अपने सादे जीवन में, अपने उनके जो वो बोलते थे पवित्र विचारों में, क्योंकि जर्मनी का जो इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा था उससे रिफॉर्मर्स परेशान थे और जो अडॉप्ट कर रहे थे उसको वो खुश थे। तो दोनों के बीच में एक अजीब सा कन्फ्लिक्ट था। तो इससे पहले कि वो कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता, दोनों ने उसको बड़े अच्छे से संभाला और रेनेसां कहाँ आ गया? इंग्लैंड में अच्छी तरीके से अपने पैर पसारने लगा। तो फीचर्स क्या हुए इसके रेनेसांस के इंग्लैंड के अंदर? रिवाइवल हो गया थिंकिंग का और इंटेलेक्चुअल का, यानी इंटेलिजेंस का। थिंकर्स फ्री हो गए, वो सोचने लगे अपने तरीके से। जब उन्होंने पुराना लिटरेचर पढ़ा तो उन्हें लगा चलो हम भी कुछ ऐसा करते हैं, और उनका जो माइंड था वो फ्री हो गया रेनेसांस के दौरान। दूसरा, कन्फाइनमेंट ऑफ लिटरेरी कल्चर। जिस टाइम रेनेसां वहां पर आया उस टाइम तक कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी के कारण जो मैन्युस्क्रिप्ट थे या जो पढ़ने की चीजें थी वो केवल चर्च के पादरियों के पास ही थी, तो उन्होंने उस पर पूरा प्रभुत्व जमाया हुआ था अपना। अवेकनिंग ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड लेटिन नॉलेज। यहां भी क्या हुआ कि ग्रीक और लेटिन नॉलेज जो इटली से चलती हुई आ रही थी, वो उसका इम्पैक्ट पूरा पूरा यहाँ पर पड़ा और यहाँ भी वो जाग गए। इसके अलावा ह्यूमनिज्म आ गया यहाँ पर। लोग लोगों के बारे में सोचने लगे, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने लगे, और लोगों ने गलत चीजों को नकारना शुरू कर दिया। रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड साइंस। इंग्लैंड में भी आर्ट और साइंस का रिवाइवल होना शुरू हो गया था। रेनेसांस का ये फीचर रहा है यहाँ भी। इसके अलावा यहाँ पर कैक्सटन जो थे, उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी, उसके आगमन से क्या हुआ? लिटरेचर बहुत जल्दी से आगे फैलने लगा, लोगों तक पहुंचने लगा, इजी अवेलेबिलिटी हो गई बुक्स की, और जो भी कुछ छप रहा था उस टाइम पर।
इनोवेशन आइडियाज आने शुरू हो गए थे रेनेसांस के टाइम पर। एक्सप्लोरेशन ऑफ नए रूट, देखिए जब माइंड जागेगा तो वो हर तरफ जागेगा। और इंग्लैंड में क्या अच्छी बात हुई थी कि उस टाइम पर जो समुद्री मर्चेंट्स थे, जो समुद्र के सहारे अपना व्यापार करते थे या फिर जो नए रास्तों की खोज करते थे, वहां पर बहुत बड़ी तरक्की हो गई थी। नए नए रूट्स खोज लिए गए थे इंग्लैंड में। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड ने जब नए रूट्स खोजे तो मर्चेंट्स अलग अलग देशों में, यूरोप के में जाने लगे, वहां व्यापार करने लगे। और इस उन्नति से क्या हुआ, ये लोग यूरोप के टच में आए जहां ऑलरेडी रेनेसांस फैल चुका था। तो जब ये वापस अपनी कंट्री में आए तो क्या हुआ, इन्होंने वही इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया। फैशन में, सोसाइटी के अंदर, लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर इन्वेंशंस भी होने लगी। तो वो पूरा इम्पैक्ट रहा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन हो गया था नए रूट्स का, यानी नई नई जगहों पर जाने के रास्ते खोल दिए गए थे। इन्होंने पास से तो इंस्पिरेशन लिया ही, इसके अलावा जो रेनेसांस इंग्लैंड में हुआ उसमें इमेजिनेशन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। लोगों ने लिया और अपने इमेजिनेशन को खोल दिया। अब इंग्लैंड में जो रेनेसांस मैंने आपको बताया था, इटली में 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये लेट 15th या 16th सेंचुरी के करीब कहां पहुंचा, इंग्लैंड। और सबसे बड़ा हाथ रहा इसमें हेनरी सेवंथ का। इन्होंने क्या किया, पावर, जो छोटे छोटे बैरन्स हुआ करते थे वहां पे, यानी कि शासक हुआ करते थे, उनकी सबकी पावर्स जो थी इन्होंने छीन ली थी। और बैटल ऑफ रोजेस काफी फेमस है, इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। आपस में ही वो लोग लड़ते रहते थे। तो उन्होंने क्या करा, एक बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में वो उभर कर आए और उन्होंने सबकी पावर्स खत्म करके एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट अपनी स्थापित कर ली। और इस सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हुआ करती थी। इसके अलावा जब कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को स्टैब्लिश किया, तो फिर ये समझिए कि जो इंग्लैंड के अंदर रेनेसां था वो एकदम से स्प्रेड हो गया। बल्कि रिकेट्स तो यहाँ तक कहते हैं, द रेनेसांस हैड कम टू इंग्लैंड विद कैक्सटन, कि अगर कैक्सटन ना आता तो रेनेसां इंग्लैंड में आना मुश्किल था। तो इस तरीके से रेनेसां इंग्लैंड पहुंच गया। और इसका सबसे बड़ा हाथ किसका रहा, हेनरी सेवंथ का रहा। अब अगर डिवीजन करें हम रेनेसां को इंग्लैंड के पीरियड में, परिप्रेक्ष्य में, तो हम देखते हैं, हम इनको 3-4 तरीके से देख सकते हैं कि रेनेसांस जो था वो 1500 से 1579 तक लगभग उसका यूथ चला, यानी अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग हुआ था। 1579 और 1602 तक ये मैनहुड, यानी कि रेनेसां एकदम से उभर कर सामने आया था। 1602 से 1625 तक मिडिल एज रहा रेनेसां का, इसे जैकोबियन पीरियड भी कहा जाता है। तो इस दौरान सबसे ज्यादा इसमें क्या कहते हैं, तरक्की कहते हैं आप, वो हुआ। और जो ओल्ड एज आया रेनेसांस का वो 1625 से 1660 तक, यानी यहां तक आते आते रेनेसां का इम्पैक्ट खत्म होने लगा। अब फैक्टर्स क्या रहे रेनेसां के आने के, मैंने आपको बताया था हेनरी सेवंथ वाज द मेजर फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन हम हेनरी सेवंथ को उसका सारा क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन बहुत कुछ क्रेडिट देंगे। कारण उसका यही था, ये किंग बने 1485 के अंदर, एक पावरफुल किंग थे ये। इन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग जो थी मोनार्की वहां पे स्टैब्लिश की थी, बैलेंस को खत्म कर दिया था, उनकी पावर्स को, उनके जो उन्हें सुविधाएं मिलती थी सभी चीज उन्होंने खत्म कर दी थी। इन्होंने एक मर्चेंट क्लास को डेवलप किया और इसी मर्चेंट क्लास ने उन्हें हमेशा फेवर किया धन से, और व्यापार को बढ़ाकर नए सी रूट्स को उन्होंने खोज करने में हेल्प की, पैसा दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बन गया। मर्चेंट्स भी उनके पास थे, उनके पास पैसा भी था। इस तरह से वहां पर एक बड़ा सशक्त राज्य स्थापित हो गया इंग्लैंड। उसके अलावा इन्होंने ट्रेड्स को जो प्रमोट किया और जो कमर्शियल रिलेशनशिप बनाए यूरोपियन कंट्री से, उनका बहुत फायदा हुआ। लोग यूरोप जाने लगे, यूरोप के कांटेक्ट में आने लगे, और रेनेसां धीरे धीरे कहाँ चला आया, इंग्लैंड में चला आया। इसके अलावा जो पैसा मर्चेंट क्लास से ही नहीं मिलता था, वो पैसा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को खोलने में लगा दिया गया। इन यूनिवर्सिटीज में लर्निंग होने लगी, यानी कि लोगों को सिखाया जाने लगा अलग अलग भाषाओं को और नए ज्ञान को। इसके अलावा दूसरा फैक्टर रहा हेनरी सेवंथ का। रेनेसां में हेनरी सेवंथ का रोल ये रहा कि जब एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की हेनरी सेवंथ ने बनाकर दे दी, तो हेनरी एथ जब आए
वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे म्यूज़िक के, आर्ट के और लिटरेचर के। उन्होंने क्या करा, इस लर्निंग को और प्रमोट कर दिया, यानी जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ बने थे, उन्हीं के अंदर कुछ लर्निंग सेंटर्स खोल दिए गए, कुछ अलग से सेंटर्स खुल गए इंग्लैंड के अंदर। तो हर तरफ एक जागृति सी आ गई पढ़ाई को लेकर, एक नए लिटरेचर को रचने के लिए और पुराने लिटरेचर से इंस्पिरेशन के लिए। तो नए कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए। यहाँ पर हम नाम लेना चाहेंगे कार्डिनल वुल्से का, जिन्होंने किंग के आइडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था रेनेसांस के लिए। जैसे अब नए नए पोइट्स मैंने आपको बताया आ गए थे, सर थॉमस कैट हुए, हेनरी हॉवर्ड हुए। इन्होंने क्या करा था, लव सॉन्ग्स गाने शुरू कर दिए थे इस टाइम पर। और जब इनकी अपनी कंपोजिशंस आई तो ये इंग्लैंड में हाथों हाथ ले ली गई और हर कोई इनकी पोएम्स को गुनगुनाने लगा। उस टाइम के पीरियड को नेस्टिंग ऑफ सिंगिंग बर्ड भी कहा गया, इंग्लैंड के लिए नाम दिया गया था, क्योंकि हर कोई ये पोएम्स गा रहा था। इसके अलावा ग्रीक और लैटिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। मैंने बताया कैक्सटन जब से प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए, तब से क्या हुआ, जितना भी लिटरेचर था वो इंग्लैंड में पहुंचने लगा था, अलग अलग मीन से, बुक से और पैम्फलेट के थ्रू, और जो भी वहाँ पर इटली में भी अपनी संरचनाएं होती थी उनके थ्रू भी पहुंचने लगा था। तो ग्रीक का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था इंग्लैंड के रेनेसां पर। जॉन कॉलेट जो थे, उन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल खोला था और उसको ग्रीक और लैटिन का क्या बना दिया था, स्टडी सेंटर बना दिया था। तो लोग जो ग्रीक और लैटिन वहाँ पढ़ते थे, उनको अब पुराना लिटरेचर भी पढ़ने के लिए मिलने लगा। और जो विलियम लेली थे, उन्होंने लैटिन ग्रामर के लिए एक बुक की खोज की थी। एरेमस ने इसी लैटिन ग्रामर को क्या किया था, रिवाइज कर दिया था, जिसकी वजह से ये इजी अवेलेबल थी लोगों के लिए। थॉमस मोर ने यूटोपिया नाम के एक लिटरेचर की रचना की थी, जो 1560 में पब्लिश हुआ। इस तरह से ट्रांसलेशन जो थे क्लासिकल लिटरेचर का होने लगा, और ये ट्रांसलेशन धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया, इमेजिनेशन के थ्रू नए लिटरेचर में भी कन्वर्ट हो गया। रेनेसां इन इंग्लैंड, अगर मैं फैक्टर्स की बात करती हूँ तो नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो होता है एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर्स। देखिए, जो इम्पैक्ट था लैटिन का वो कहाँ आ रहा था, अब धीरे धीरे इटली, और इटली से होता हुआ इंग्लैंड पहुंच रहा था। यहाँ पर जो फोर्स अपोजिट रहे वो दो रहे। एक तो वो जो एजुकेशनिस्ट थे, यानी एजुकेशन के थ्रू क्या कर रहे थे, वो अपने आप को लैटिन और ग्रीक से जोड़ रहे थे, ट्रांसलेशंस आ रही थी, इमिटेशंस हो रहे थे। उसी तरफ दूसरे एजुकेशनिस्ट और रिफॉर्मर्स थे जो ये चाह रहे थे कि इंग्लैंड की जो अपनी खासियत है वो बरकरार रहे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर लेना चाहते हैं तो वो इम्पैक्ट ले सकते हैं, लेकिन फैशन में, सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे, या लिटरेचर में जो केवल इमिटेशन यानी कि नकल चल रही थी, वो उसके खिलाफ थे। और ये जब दोनों फोर्सेस आपस में टकराए तो एक चिंगारी सी उठी और दोनों साइड के लोगों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। इसलिए रेनेसांस इंग्लैंड में बैलेंस रहा। इटली की तरह वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं रहा, कहाँ से, ग्रीक से। सेंसुअस था इटली का, जो रेनेसांस था उसके जो लिटरेचर थे, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, काफी सेंसुअस थी। यहाँ इंग्लैंड में जब लिखा गया, शेक्सपियर जैसे महान रचनाकार यहाँ पर आए तो उन्होंने उस चीज को क्रिटिसाइज भी किया था। तो इस तरह से रेनेसांस इंग्लैंड में एक बैलेंस फॉर्म में आया। नाउ तो प्रिंटिंग प्रेस का मैंने जिक्र पहले ही कर दिया है कि इसके आने से अवेलेबिलिटी हो गई थी, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बढ़ी थी, क्योंकि अब लैटिन और ग्रीक को आम आदमी भी पढ़ने लगा। नेक्स्ट, अब इम्पैक्ट क्या रहा इस रेनेसां का इंग्लैंड में, आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन की एकदम से बाढ़ सी आ गई। स्पर्ट ऑफ ट्रांसलेशन मतलब एकदम से बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन होने लगा। एक नई विंडो इंग्लैंड के लिए खुल गई थी। दूसरा, ड्रामा जो वो लिख रहे थे उसमें पूरा का पूरा वो पुराने ग्रीक और लिटरेचर को उठाकर ही ला रहे थे। एलिजाबेथन एज के जो ड्रामेटिस्ट थे, कुछ नया उस टाइम करने का थोड़ा सा कम चलन रहा। लैंग्वेज को एनरिच करा गया, लैटिन वर्ड्स को इंग्लिश में लाया गया और इंग्लिश की डिक्शनरी को और भी ज्यादा रिच कर दिया गया। इटालियन कल्चर का सोशल लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लोग फैशनेबल हो गए, उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया इटालियंस को। अब इंग्लैंड के लोग जो एक सीधी सादी जिंदगी वहां पर गुजार रहे थे, एक रॉयल इम्पैक्ट में थे, अब इंजॉयमेंट की लाइफ जीने लगे वहां पर। डेवलपमेंट इन ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज और ड्रामा का डेवलपमेंट होने लगा। हालांकि इमिटेशंस बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये ट्रेंड खत्म होने लगा। इसके अलावा रिस्टोरेशन का जो इम्पैक्ट था वो भी इंग्लैंड रेनेसां के दौरान आया। यानी वो क्या करने लगे, जो इम्पैक्ट आ रहा था इटली से, उसको रीस्टोर करने में भी लग गए। तो रीस्टोरेशन पीरियड भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर।
इसके अलावा प्लेजर एंड एक्शन टुगेदर। रेनेसांस की खासियत यहाँ पर ये रही कि आप प्लेजर तो आपको लेना ही है, जॉयफुल लाइफ तो आपको जीनी है, उसके अलावा एक्शन भी आपको करना चाहिए। और स्पेंसर ने जो फेरी क्वीन लिखा था और सर फिलिप सिडनी ने परफेक्ट जेंटलमैन तो था, उन्होंने इसी आइडिया को डिस्क्राइब करा दैट एंजॉयमेंट इज नेसेसरी, लेकिन आपको काम भी करना पड़ेगा सशक्त बनने के लिए। और इसके अलावा बैरन जो हमारे बेकन थे, एसेस जो थे, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था किसका, मैशलील का, जिन्होंने द प्रिंस लिखी थी और बताया था किस तरह से आप पावर गेन कर सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट इंग्लैंड के रहे, इंग्लैंड के अंदर रहे रेनेसेंस के, और इसी तरह से रेनेसेंस इंग्लैंड में अपने पैर धीरे धीरे फैलाने लगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेनेसेंस के कौन से महान जो ऑथर्स थे, पोएट्स थे, एसेइस्ट थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने रेनेसेंस में योगदान दिया अपने लिटरेचर के थ्रू। तो ये वीडियो अभी यहीं तक, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी हम उसे पब्लिश करने वाले हैं। Thank you very much for watching this video. I hope that you are learning always something good from my videos. तो प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू।